ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट केमिकल डायनामिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो देखिए केमिकल डायनामिक्स के अंदर हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 10 पे और आज के इस 10th लेक्चर का टॉपिक हमारा बनने वाला है काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। ओके तो काफी आसान इफेक्ट है। जनरली इसके अंदर हम लोग दो टाइप्स पढ़ते हैं, प्राइमरी इफेक्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट को मैं आपको कवर कराऊंगी, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे और सारी चीजें आपको डेफिनेटली क्लियर भी आएंगी। बट उसके लिए आपने एक काम करना है, चीजों को ध्यान से सुनना है। ओके तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है, तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है, ये हम फर्स्टली समझते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप्स, डेरिवेशन ईटीसी पर। ओके तो सबसे पहले आ गया कि काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट होता क्या है। तो देखो इसको भी क्या है, मैं आपको डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन नहीं दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप बताइए काइनेटिक्स मतलब क्या होता है। तो देखिए ना, मैं आपको पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता दूं कि जो काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट है, ये जो आपका इफेक्ट है जनरली रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है। ये इफेक्ट क्या है, जनरली आपको रिएक्शंस में देखने को मिलेगा, वो भी ऐसी रिएक्शंस जो कि आपकी कैसी होंगी, आयनिक्स होंगी। ठीक है, तो आयनिक रिएक्शंस में ही आपको जनरली काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ वो आयनिक रिएक्शंस में देखने को मिलता है जो पर्टिकुलरली सॉल्यूशन फेज या फिर एक्वस मीडियम में प्रोसीड हो रही है। ओके तो अगर आपके पास आयनिक रिएक्शन है और वो आपकी सॉल्यूशन या फिर एक्वस फेज में ही प्रोसीड कर रही है, उस केस में अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तब जाके आपको वहां पे काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ओके अब वापस अपने पॉइंट पर आ जाते हैं कि काइनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपके पास एक काइनेटिक रिएक्शंस है और आयनिक रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में प्रोसीड हो रही है, तो इसका कुछ काइनेटिक्स है। तो काइनेटिक्स मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं बोल सकती हूँ कि काइनेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन, ये पर्टिकुलरली आयनिक रिएक्शन जो कि सॉल्यूशन या फिर एक्वस फेज में प्रोसीड हो रही है। ओके नाउ व्हाट इज सॉल्ट इफेक्ट। सॉल्ट इफेक्ट का क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो सॉल्ट लिखा है पहले आप उसका मतलब समझिए। सॉल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सॉल्ट लिखा है इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सॉल्ट का मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्ट इफेक्ट मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ सॉल्ट, या फिर मैं बोल सकती हूँ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बस आपको पता चल गया काइनेटिक्स मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इफ सॉल्ट इफेक्ट मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ सॉल्ट या फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसे कंबाइन कर लीजिए, बता दीजिए इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी कोई आयनिक रिएक्शन चल रही है, वो भी सॉल्यूशन या फिर एक्वस फेज में चल रही है, तो उस कंडीशन में जो वहां जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वहां जो सॉल्ट प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, आपकी रिएक्शन की काइनेटिक्स को, उस रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, चेंज करेगा। तो इसी इफेक्ट को कंबाइंडली क्या बोला जाता है, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट ऑफ सॉल्ट ऑन काइनेटिक्स, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली आयनिक रिएक्शन में जो कि एक्वस या फिर सॉल्यूशन फेज में प्रोसीड हो रही हो, इस इफेक्ट को कंबाइनली बोलते हैं काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। कितना आसान कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज समझा देती हूँ कि कैसे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनिक रिएक्शन की काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है। तो ये चीज मुझे आपको बाद में दिखानी थी, बट मैं आपको पहले शो कर देती हूँ। देखिए ये जो आपका ग्राफ बना है ना, ये आपको लास्ट में मिलेगा जब आप काइनेटिक इफेक्ट पढ़ लेंगे। तो ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट है इसमें हमने लिखा है लॉग के आर। लॉग के आर का मतलब क्या है, ये के आर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट कांस्टेंट, यानी कि आपका जो ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट है ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, ये रेट की बात कर रहा है। ठीक है, अब इस रेट ऑफ रिएक्शन के आगे आपको रेड कलर की तीन लाइंस दिख रही हैं। ये रेड कलर की तीन लाइंस क्या दिखा रहा है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका बढ़ रहा है, यानी कि ये ऊपर को लाइन जा रही है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ रहा है। और यहाँ पे आपकी एक सीधी लाइन जा रही है, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन आपका कांस्टेंट है। और ये आपकी नीचे को लाइन जा रही है, इट मींस ये दिखा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन आपका घट रहा है। ठीक है, तो आपका किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन के, कोई भी रिएक्शन के लिए रेट की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। तो ये जो रेट की वैल्यूज है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। ओके आपके सॉल्ट पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए तो हमने बोला कि सॉल्ट क्या कर सकता है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो आयनिक रिएक्शन के काइनेटिक्स को अफेक्ट कर सकता है। जिस वजह से हमने यहाँ पे तीन टाइप के काइनेटिक्स देखे, एक में देखा कि काइनेटिक्स यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, एक में देखा कांस्टेंट है, एक में देखा घट रहा है। अब ये तीन वैल्यूज आपको कैसे मिल रही है, देखो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है आपको पता है
आपके इलेक्ट्रोलाइट एक्वस मीडियम में क्या है, आयंस में टूटते हैं, यानी कि उनके पास चार्ज आ जाता है, वो चार्ज कैरी करते हैं। तो हमने वही तो बोला है कि आयनिक रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में है, तो अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फेज में जाएंगे तो वो आयंस कैरी करेंगे, यानी कि चार्ज कैरी करेंगे। अब आपके चार्ज क्या हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस ए बी के ऊपर जो चार्ज है, सपोज मैं इसे चार्ज ए को चार्ज दे देती हूँ ZA और बी को दे देती हूँ चार्ज ZB, तो ये जो आपका ZA और ZB है ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो आपका ZA प्लस ZB क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है अगर आप इन्हें ऐड करो, इनकी वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और इनकी वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, यानी कि आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी जब आप इन दोनों की चार्जेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये ए बी आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज कैसे हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर चार्ज कैसे बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं, नेगेटिव बन रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो रही है। जब आपके चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो चार्ज लगे हैं इनको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है, और अगर आपको वैल्यू 0 मिल रही है देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, आपका जो सॉल्ट है, वो आयनिक रिएक्शन जो कि सॉल्यूशन फेज में प्रोसीड कर रहा है, और सॉल्यूशन फेज पर्टिकुलर है क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो आयन सॉल्यूशन फेज में, या फिर आप बोल सकते हो एक्वस मीडियम में तो आयंस में टूटते हैं, अभी तो उनके पास चार्ज आता है। सॉलिड फॉर्म में तो आपके पास मतलब आपके इलेक्ट्रोलाइट के पास चार्ज नहीं आता है, तो उस समय चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो हमने जो ये बात करनी है वो सॉल्यूशन या फिर एक्वस मीडियम में ही करनी है। तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका जो चार्ज है वो किसी भी आयनिक रिएक्शन के काइनेटिक्स को अफेक्ट कर सकता है, इसी को बोला जाता है काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। इतनी चीज क्लियर आई, होप इतना आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखो अब मैंने आपको बेसिक समझा दिया, अब हम थ्योरी के साथ चलेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर भी होंगी, तो सुनिएगा। तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं वही चीज ऐड की हुई है जो मैंने अभी आपको समझाया। हमने यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय सॉल्ट इफेक्ट। तो जो मैंने अभी आपको समझाया उसी को मैंने थ्योरी पे लिखा हुआ है, ये सब आपके रिवीजन के लिए, जब आप रिवाइज करोगे तो मैं वापस से तो रिपीट कर नहीं सकती, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक हेल्प हो जाएगा, आप समझ सकते हैं काइनेटिक्स मतलब क्या है, सॉल्ट इफेक्ट मतलब क्या है। ठीक है, कि अब यहाँ पे पर्टिकुलरली बाय डेफिनेशन काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट क्या बोल रहा है उसे सुनिएगा। तो डेफिनेशन आपको ये बोल रही है कि काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट इज डिफाइंड एज इफेक्ट, ये बोल रहा है काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट को आप एक ऐसे इफेक्ट के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं जो कि आपको कब ऑब्जर्व होता है, तो यहाँ लिखा है ऑब्जर्व व्हेन ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जब आप क्या कराते हैं, किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं, कहाँ, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आप किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कराएंगे तो एडिशन करने की वजह से क्या होता है, द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीडिंग इन अ सिस्टम। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करती है, आपके सिस्टम में जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही हो उसकी रेट को, उसकी काइनेटिक्स को क्या कर देती है, अल्टर कर देती है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। तो फर्स्टली आप ये समझ लीजिए कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहाँ पे हमने बोला ना कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का हम एडिशन करते हैं, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मींस, तो हमें पता है इनर्ट मतलब क्या होता है, अनरिएक्टिव, जो रिएक्ट ना करे। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो अगर एक्वस मीडियम में आयनिक रिएक्शन हो रही है तो उस एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट आयंस में तो ब्रेक होगा। सपोज ए बी अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसे अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व किया है तो ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटेगा। सपोज ए और बी आयंस में टूटा, सपोज ए का चार्ज ZA है और बी का चार्ज ZB है, तो ये दो आयंस तो आपके सॉल्यूशन में बन गए, बट ये दोनों जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, ये अनरिएक्टिव है, ये दोनों इनर्ट है, यानी कि ये दोनों आयंस क्या होंगे, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। स्टिल अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, स्टिल ये क्या कर रहा है, रिएक्शन की रेट को अल्टर कर देते हैं, रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसके काइनेटिक्स को अफेक्ट कर देते हैं। इस टाइप के इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट, कि कैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा, स्टिल ये क्या कर दे रहा है, रिएक्शन की काइनेटिक्स को अफेक्ट कर दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। इतनी चीज क्लियर आई। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज स्पीसीज on a rate of reaction can be referred as a salt effect and the salt effect are of class to classify as a two types। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसी चेंज को,
यानी कि ये क्या बोल रहा है, दिस इन्फ्लुएंस ऑफ ए चार्ज स्पीसीज, यानी कि ऐसे ही चार्ज स्पीसीज की इन्फ्लुएंस को किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, यानी कि कैसे आपकी चार्ज स्पीसीज रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ सॉल्ट, या फिर आप बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, जिसके ये चार्ज स्पीसीज प्रोड्यूस हुए, ओके। तो इसी सॉल्ट इफेक्ट को हम लोग फर्दर क्या है, दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। तो अब हम सेपरेटली इन दोनों इफेक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली बात करते हैं प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है, देन हम बात करेंगे सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट पे। तो देखिए अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट पे, ठीक है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप जस्ट सुनिएगा। तो देखिए फर्स्टली क्या, हम दो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, देन इसका कंप्लीट डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट का क्या बोलता है, ये बोल रहा है प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्स्टेड-ब्रिज़लियम इफेक्ट, यानी कि प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट को आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे जनरली ब्रॉन्स्टेड-ब्रिज़लियम इफेक्ट भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्टली किसने देखा था, ब्रॉन्स्टेड ने दिया हुआ था, ठीक है। और लेटर इसको मॉडिफाई किसने किया था, ब्रिज़लियम ने किया हुआ था, जिस वजह से इसे आप ब्रॉन्स्टेड-ब्रिज़लियम इफेक्ट भी बोलते हैं, ओके, सिंपल था। अब सेकेंड पॉइंट आपको प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट का क्या बोलता है, सुनिएगा। ये सेकेंड पॉइंट आपको ये बताता है कि प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट आपको किसके बारे में बात करवाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट इज टॉक अबाउट, यानी कि प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट किसके बारे में बात करता है, ये बताता है कि कैसे आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकती है। यानी कि यहाँ पे बात की गई है कि आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। अब आप बोलेंगे आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, देखिए आयनिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आयनिक स्ट्रेंथ, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, ये बेसिक टर्म जो यहाँ तो आएंगे, बट हम उसे ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। तो होप आपको वो चीज पता होंगी, जितना आएगा मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता दूंगी वैसे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, यहाँ पे सिंपली तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट में जो आपका आयनिक स्ट्रेंथ होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो अभी जैसे मैं आपको इतना सा बोल देती हूँ कि ये जो आयनिक स्ट्रेंथ है, ये एक टाइप की स्ट्रेंथ है किसके, आयंस की, ओके। और ये आयंस किसके हैं, ये आयंस है आपकी इलेक्ट्रोलाइट के। तो आप इनडायरेक्टली अगर आप बात करेंगे तो आप यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि कैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, हमारे सिस्टम में जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, क्योंकि रिएक्शन एक्वस स्टेट में प्रोसीड हो रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेक करेंगे। अब ये अपने आयंस में जब ब्रेक करेंगे तो इनके आयंस की कुछ आयनिक स्ट्रेंथ भी बनेगी, और उस आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से आपकी रिएक्शन की रेट अफेक्ट होगी। ये बात किसने बताई थी, ब्रॉन्स्टेड ने बताई थी अपने इफेक्ट में, जिसे आप बोलते हैं प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। इतनी चीज क्लियर आई, यानी कि प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट के अंदर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। हम यहाँ देखेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं तो डिफरेंट टाइप के आयंस होंगे, और डिफरेंट टाइप के आयंस है तो डिफरेंट टाइप की आयनिक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। और डिफरेंट आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, डिफरेंट तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगी। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखनी है किसके अंदर, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट के अंदर। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ये कैसे आप देखोगे, तो इसके लिए डेरिवेशन वगैरह क्या बनता है उसको आप जस्ट सुनिएगा, तो आसान है, बस सुनते रहिएगा, ठीक है। तो देखो ना, डेरिवेशन आपने कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप बोलोगे कि हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, वो भी ऐसी रिएक्शन जहां पे आपको ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले बताइए, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स तो सबको पता है ना। देखिए ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, आपका इंटरमीडिएट स्टेट। तो हमको पता है हमारी जो रिएक्शन होती है उसको हम दिखाते तो ऐसे हैं कि हमारे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन किए और इन्होंने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, बट हमें पता है एक्चुअल में रिएक्शन कुछ ऐसी नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो पहले ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, आर आर। जैसे ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं तो इनकी इंटरमीडिएट स्टेट को मैं आर आर बोलती हूँ, जिसे हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये शो करता है कि ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो हाईली अनस्टेबल है। आपको पता है ये स्टेट 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती, जिस वजह से ये हाईली अनस्टेबल रहती है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाती है। तो जब भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करके पहले इंटरमीडिएट बनाते हैं, और ये इंटरमीडिएट क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आसानी से रिएक्ट करके आपको क्या दे देती है, प्रोडक्ट दे देती है। तो रिएक्शन आपकी कुछ इस तरीके से प्रोसीड होती है। तो वही चीज बोल रहा है कि आपने यहाँ पर डेरिवेशन के लिए एक ऐसी रिएक्शन कंसीडर करनी है जहां पे आपको इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन मिले, ना कि डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिले। तो मैं ये रिएक्शन पहले आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। वैसे इस रिएक्शन को क्या है,
मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो A प्लस बी गिव्स AB स्टार, जो कि आपका इंटरमीडिएट है, और ये इंटरमीडिएट स्टेट डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना रही है। बट इसे सिंपल आपको तब लगेगा जब मैं इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ। देखिए सपोज कीजिए आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है A प्लस बी, ओके, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तो ये हमको पहले क्या देंगे, एक इंटरमीडिएट स्टेट देंगी, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AB स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे सुन लीजिएगा, जब भी आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और इंटरमीडिएट स्टेट के बीच में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे रिएक्शन हमेशा आपकी कैसी बनती है, रिवर्सिबल बनती है। तो यहाँ एक सिंगल एरो मत लगाइएगा, यहाँ जो रिएक्शन होगी वो एक टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपका एस्टैब्लिश होगा। इतनी चीज क्लियर आई, तो इसको अब मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, अब आपका जो ये इंटरमीडिएट है ये आपका हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से डिकम्पोज होगा और फिर आपको क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये देगा। तो ऐसी रिएक्शन हमने यहाँ पे कंसीडर करनी है, हमने कर ली कंसीडर। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, इनका कुछ चार्ज होगा, इनके ऊपर कुछ चार्ज लगा होगा। अब देखो चार्ज आपके सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं दे रही, मैं इसे जस्ट बोल रही हूँ कि A के ऊपर जो चार्ज है वो ZA है, B के ऊपर जो चार्ज है वो ZB है। तो अब बताइए A के ऊपर चार्ज अगर ZA है, B के ऊपर ZB है, तो AB के ऊपर क्या होगा, तो हमें पता है A और B के बीच में क्या है, डॉट है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई पे हैं, तो इनके चार्ज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो AB के ऊपर जो चार्ज लगेगा वो क्या हो जाएगा, ZA प्लस ZB। तो एक B के ऊपर का चार्ज आपने कुछ इस तरीके से लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप से होगा। देन अगेन आपका AB जिसके ऊपर चार्ज है ZA प्लस ZB, ये डिकम्पोज होगा और प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप की आपने रिएक्शन यहाँ पे करवानी है, करवा लेंगे। अब देखो ना, इसी स्टेप्स को क्या है, मैंने यहाँ पर को थ्योरी में लिखा हुआ है, मैं आपको नोट शेयर करती हूँ, वहां भी पढ़ लीजिएगा। मैं अभी जस्ट आपको समराइज कर देती हूँ। देखो ये पहला स्टेप है, ये आपका सेकेंड स्टेप है। तो ये क्या बोल रहा है, पहले स्टेप में क्या हुआ, तो ये बोल रहा है इन फर्स्ट स्टेप आप क्या लेते हैं, रिएक्टिंग एटम्स ऑफ और आयंस लेते हैं, यानी कि आप ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करें, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोला गया है। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बोल रहा है यहाँ जो आपकी रिएक्शन होती है वो एक टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इतना कर लेंगे। और सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन सेकेंड स्टेप में आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, आसानी से डिकम्पोज होगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे देगा। तो जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है उसी को इसने थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना कर लेंगे, तो ये चीज हमारी यहाँ तक बनी, ठीक है। इतना हुआ। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। अब आपने क्या दिखाना है, सुनिएगा। अब आगे आपका पॉइंट ये बोल रहा है कि आपने जो स्टेप फर्स्ट देखा था, जहां आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल AB रिएक्ट करके AB स्टार, यानी कि आपको एक इंटरमीडिएट बना रहे थे, एक ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे थे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो हमने देखा यहाँ जो रिएक्शन है वो एक टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखो, अगर यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम भी तो स्टैब्लिश हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा एक टाइम के बाद। और यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपको मिलेगा, जिसे हम K स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो उसी K स्टार की यहाँ पर को वैल्यू आपको दी गई है। तो ये क्या बोल रहा है, सुनेगा। ये बोल रहा है आपके A और B आपस में रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद इन्होंने AB स्टार दिया, और हमको पता है इनके बीच में जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए कांस्टेंट हमने लिखा हुआ है जो है आपका K स्टार। तो उसी K स्टार की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है, इसी रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है, ओके। और क्या वैल्यू दी गई है अभी मैं आपको बताती हूँ, और इसे कैसे डिराइव करना है ये चीज हमने यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। तो वैल्यू आपको क्या दी गई है, सुनेगा। ये बोल रहा है जो आपका K स्टार है ये किसके इक्वल है, क्या लिखा है। तो देखो ना, सबसे जरूरी चीज ये सुनो कि यहाँ आपको लिखा हुआ है फर्स्टली A डॉट B, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई है तो वो उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रही है, ठीक है। तो AB को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ AB, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ओके। तो K स्टार किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इनटू गामा AB। गामा AB का मतलब क्या है, और गामा यहाँ पे किसके इक्वल है, गामा मतलब होता है यहाँ पे आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि गामा क्या होता है, एक्टिविटी का कोफिशिएंट होता है, जिसे आप बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो यहाँ लिखा है गामा AB, यानी कि आपके AB का एक्टिविटी कोफिशिएंट को आप लिख रहे हैं गामा AB, ओके। और इस वैल्यू को आपने डिवाइड किया है किससे, बाय कंसंट्रेशन ऑफ A के कंसंट्रेशन से,
और A के कंसंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ A यानी कि गामा A, ओके। उसके साथ साथ आपने B का कंसंट्रेशन लिया और उसे किससे मल्टीप्लाई किया है, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ B यानी कि गामा B, यानी कि ये इक्वेशन आपको ऑब्टेन होती है फॉर इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट विच इज K स्टार, ओके। तो इसके लिए, इस कांस्टेंट के लिए आपको कुछ इस टाइप की वैल्यू ऑब्टेन होती है। अब बात आती है कि ये वैल्यू कहाँ से ऑब्टेन हुई है। देखिए अगर आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो वहां आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगा डायरेक्टली, तो हमको ये चीज भी देखनी है कि वैल्यू कहाँ से आई है। तो अब आप इसको बताएंगे कि ये वैल्यू आपने कहाँ से ऑब्टेन की। तो देखो उसके लिए आपने इस पेज को समझना होगा, इस स्लाइड को समझना होगा। फाइनली हमारी इक्वेशन आपको ये चीज ऑब्टेन हो जाएगी। तो कैसे ऑब्टेन होगी मैं आपको बताती हूँ, सुनिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने जो रिएक्शन ऊपर कंसीडर करनी थी उसे आपने एज इट इज नीचे लिख लेनी है। तो देखो मैंने वापस से लिख लिया, A plus B gives AB and then AB decompose और gives product, ठीक है। अब देखो ना, अब हमने इतना तो कर लिया, बट अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इनके लिए कांस्टेंट लेना है, रिएक्शन कांस्टेंट लेना है। तो देखो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या होगा, अगर ये पहले स्टेप्स की मैं आपको बात करूं कि AB gives AB स्टार, तो ये रिएक्शन अगर आपके रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपको पता है यहाँ पे आपको दो कांस्टेंट मिलेंगे, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट, एक बैकवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट, ओके। तो देखो सपोज आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि A प्लस B आपको क्या दे रहा है, AB दे रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारा कांस्टेंट है, सपोज हम बोल देते हैं इस रिएक्शन का कांस्टेंट हमारा K1 हो गया। और जब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जहां पे आपका AB स्टार एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और A प्लस B एज अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट है वो K2 बन गया। इतनी चीज क्लियर आई। तो यहाँ हमको दो कांस्टेंट मिले। अब नीचे वाली स्टेप में चलेंगे तो AB स्टार डायरेक्टली हमको प्रोडक्ट दे रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट है, सपोज वो कांस्टेंट क्या हो गया हमारा K3। तो हमको हमारी कंसीडर की गई रिएक्शन में तीन टाइप के कांस्टेंट ऑब्टेन हुए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट निकाल दिया। अब हम इस रिएक्शन के लिए क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि देखेंगे कि इस रिएक्शन का कितना रेट है, ठीक है, क्या रेट बन रहा है, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, आपका कांस्टेंट और आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन। तो देखो आपके पास तो तीन टाइप के कांस्टेंट है, और तीन टाइप के कांस्टेंट होने की वजह से तीन टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी है। तो हम कौन से रेट की हम बात यहाँ पर को कर रहे हैं उसका हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो हमको ये चीज तो नोन है ना कि अगर आपकी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि A प्लस B अगर आपकी रिएक्शन है और ये डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट दे रही है, ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुआ और इस रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट है वो K1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K1 और आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन विच इज A डॉट B, इतना चीज करूंगी। तो ये तो हमारी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन का काम रहता है। लेकिन अगर हमारी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें तो हमारे पास एक से ज्यादा स्टेप है, तो एक से ज्यादा स्टेप है तो हम रेट कौन से स्टेप के थ्रू निकालेंगे ये हमको कैसे पता चलेगा। तो वो तो अलग चीज है, हम लोग स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पे देखते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे अगर प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट में देख रहे हैं, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट के केस में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो ब्रॉन्स्टेट ने बोला हम उस रिएक्शन की बात करेंगे, उस रिएक्शन का रेट कंसीडर करेंगे जिसके पास क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो हमको पता है हमारे जो सेकेंड स्टेप जो रिएक्शन है इसमें हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग रेट निकालेंगे। तो हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K3 आपने कांस्टेंट लिया और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ AB स्टार। इतनी चीज क्लियर आई। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। ये हमको क्या मिली, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन। इतनी चीज समझ में आई। और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेट, और इसे मैं क्या नाम दे देती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। इतना आया। अब देखो ना, अगर हमको यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, कांस्टेंट है और AB स्टार है, यानी कि हमने क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ AB स्टार लेना होगा, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए कि AB स्टार अगर हमारा इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट तो हमारे हाईली अनस्टेबल रहते हैं, 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो क्या हम AB स्टार की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं निकाल सकते, क्योंकि AB स्टार जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसकी हम लोग कंसंट्रेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर को इस रिएक्शन को प्रोसीड कराना काफी डिफिकल्ट है, इस रिएक्शन के थ्रू रेट निकालना काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, अगर यहाँ से इस रिएक्शन के थ्रू हमने
अगर रेट निकालनी है तो हमको यहाँ पे ए बी स्टार की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इस ए बी स्टार की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये तो हमारी इक्वेशन एक बन गई। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ए बी स्टार की वैल्यू हमको चाहिए, जो कि हम आसानी से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट है। तो अब इसकी वैल्यू ए बी स्टार की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हमको पता है हमारी जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है ना। और इस इक्विलिब्रियम, अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल। तो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर को यूज करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि एट इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकालेंगे, उसको किसके इक्वल कर देंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए हमको पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है, तो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, ए और बी, और कांस्टेंट क्या है, K1। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, K1 आपका कांस्टेंट, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगी, A डॉट B, इसके कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर रिएक्शन पीछे की ओर जा रही है तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट हमने क्या लिया है, K2, तो K2 आपका कांस्टेंट, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगेन आपका क्या हो जाएगा, AB स्टार। तो ये हमारी इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो हमने देखो यही चीज लिखा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू किसके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू K2 कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ AB स्टार। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये दो इक्वेशन हमको यहाँ पे ऑब्टेन हुई, ठीक है। अब हमको पता है इक्विलिब्रियम में ये दोनों रिएक्शंस क्या होती है, एक दोनों के इक्वल होती है, यानी कि हमने K1 को किसके इक्वल कर देना है, K2 के। तो अगर देखो इस K1 को मैं K2 के इक्वल करूंगी तो मैं जैसे ही क्या करूंगी, K1 और K2 को क्या कर सकती हूँ, नीचे भी ला सकती हूँ। जैसे K1 इज इक्वल टू K2 है, तो मैं अगर इस K2 को इसके नीचे लेके चलूं तो K1 अपॉन K2, इसको मैं किसके इक्वल करूंगी, K स्टार के इक्वल। ये चीज तो हम करते हैं, यही चीज तो करते हैं ना। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करते हैं, K1 अपॉन K2 को किसके इक्वल ले लेते हैं, K स्टार। तो हमने वही चीज लिखी है कि वी नो दैट, हमको पता है कि K1 अपॉन K2 किसके इक्वल हो जाएगा, K स्टार के इक्वल हो जाएगा, और इस K स्टार की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, AB स्टार अपॉन AB। ये चीज हमको समझ में आई। रिपीट कर रही हूँ, देखिए हमको पता है ना एट इक्विलिब्रियम में हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर इन दोनों की वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, K1 A कंसंट्रेशन और B कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या मिल रही है आपको, K2, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, AB स्टार का कंसंट्रेशन। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी, ये दोनों को आपने क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को, ये K2 को उठा के K1 के नीचे रख सकते हैं, यानी कि K1 अपॉन K2 कर सकते हैं। तो K1 अपॉन K2 को हम एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यहाँ दो कांस्टेंट हमारे पास बन रहे हैं, तो इसे एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज K स्टार। तो हमने बोला कि K1 अपॉन K2 किसके इक्वल हो गया, K स्टार के इक्वल हो गया, और K स्टार हमारा किसके इक्वल हो गया, हम क्या करेंगे, इस AB की वैल्यू को क्या है, इसके नीचे ले जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, AB स्टार, और अपॉन में क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। तो हमको क्या है, यहाँ पर को K स्टार की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन पे पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो हमको क्या है, कुछ इस टाइप की इक्वेशन ऑब्टेन हो गई कि K स्टार इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AB स्टार अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। ओके, अब आपने इतनी चीज कर ली। अब आपने एक सिंपल सा फंडा यूज करना है यहाँ पर को एक्टिविटी का, ठीक है। तो एक्टिविटी आपको अगर पढ़नी है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन पर चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्टिविटी आपको क्या बोलती है, एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, यानी कि एक्टिविटी को आप स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को आप c से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट को आप गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a इज इक्वल टू c इंटू गामा। ओके, अब आपने क्या करना है, इन सब के लिए, यानी कि ए बी की एक्टिविटी निकालनी है, a की एक्टिविटी निकालनी है, b की एक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। अगर हम लोग एक्टिविटी की वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं, ए बी के लिए निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, एक्टिविटी ऑफ ए बी, एक्टिविटी को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ए बी की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो बेस में आप क्या लिखेंगे, ए बी। तो हमने लिखा है ए के ब्रैकेट बेस में क्या लिखा है, ए बी, यानी कि हम किसकी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ए बी की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है एक्टिविटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, तो मैंने यहाँ पर को कंसंट्रेशन ऑफ ए बी लिख लिया। उसके बाद गामा मतलब क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट, बट किसकी एक्टिविटी कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, ए बी की एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने गामा के बेस में क्या लिख दिया, ए बी। तो ये मेरे को क्या, किसकी वैल्यू मिल गई, एक्टिविटी ऑफ ए बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है।
सिमिलरली एक्टिविटी ऑफ ए भी हमने निकाल दिया, सिमिलरली एक्टिविटी ऑफ ए और एक्टिविटी ऑफ बी भी निकालेंगे। तो एक्टिविटी ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और गामा ऑफ ए, ओके। और एक्टिविटी ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी और गामा ऑफ बी। तो ये तीन इक्वेशन हमको यहाँ पे ऑब्टेन होगी, जिससे हमने इक्वेशन जेड एक्स वाई के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये तीन वैल्यूज हमको मिली, ठीक है। अब इस तीन वैल्यूज को आपने क्या करना है, इन तीन वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखो आपने यहाँ पर को ए बी के बदले क्या लिख दिया, ए बी के बदले क्या लिख दिया, ए बी डॉट गामा ए बी, ठीक है। और ए के बदले यहाँ पर ए के प्लेस में क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू गामा ए, और बी के बदले क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ बी और गामा बी। तो देखो हमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन होगी, जो कि किसके इक्वल है, के स्टार। और यही के स्टार की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑब्टेन की है। तो आपको क्या है, डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो हमने ये डायरेक्ट वैल्यू कहाँ से ऑब्टेन किया वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। हमने यहाँ पे को क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट की, और कैसे निकाली वो चीज मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे शो कर दिया। इतनी चीज क्लियर आई। नाउ अब आप आगे बढ़िएगा। हमने क्या करना है, देखो अब सिंपल सी बात आ गई कि अगर हमको ये इक्वेशन मिली हुई है तो इस इक्वेशन से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए बी भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, हमारी रिएक्शन के लिए रेट निकालना है। रेट ही तो हमने निकालना है। तो हमको पता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो ए बी इंटरमीडिएट है, इसका कंसंट्रेशन निकालना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, डिफिकल्ट था। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन सॉल्व की, और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमको कुछ ऐसी इक्वेशन मिली है जहां पे हमारे पास ए बी स्टार का कंसंट्रेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए बी स्टार का कंसंट्रेशन आगे करके इस कंसंट्रेशन की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। तो हमने वही किया, हमने इस ए बी स्टार की वैल्यू को आगे किया, इस के स्टार को पीछे किया, और पीछे करने के बाद क्या, इस ए बी स्टार की वैल्यू निकाली। तो हमको जो ए बी स्टार की वैल्यू मिली वो किसके इक्वल मिली, कि ए बी स्टार इज इक्वल टू के स्टार इंटू वही चीज है, बट ये वैल्यू क्या होगी, ऊपर नीचे होगी। अगर ये आपकी पीछे आया, ये आगे आया, तो ये वैल्यूज भी आपकी क्या होगी, उल्टी होगी। तो हमको क्या मिला, ए बी स्टार इज इक्वल टू के स्टार इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए और गामा ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू गामा ऑफ बी डिवाइडेड बाई गामा ऑफ ए बी। तो हमको क्या है, यहाँ पर को कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या मिल गया, ए बी मिल गया, और इसे हमने किसका नाम दिया, इक्वेशन सेकंड का नाम दिया, ओके। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर सेकंड को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि हमको ए बी की वैल्यू मिल गई है, ए बी स्टार की वैल्यू मिल गई है। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो पुट इक्वेशन सेकंड इंटू इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K3 इंटू ए बी। तो ए बी के प्लेस में आपने ये पूरी इक्वेशन लिख देनी है, बाकी आपकी चीजें एज इट इज है। तो ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हुआ, K3 यानी कि कांस्टेंट आपका जो ऊपर लिया था, इनटू अब आप यहाँ से ये पूरी वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। तो अब आपने क्या लिख दिया, इनटू के स्टार इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू गामा ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू गामा बी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ए बी यानी कि गामा ए बी। तो हमको क्या, एक रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन हो गई, ठीक है। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को क्या हमने थोड़ा और रिड्यूस किया, कैसे किया, हमने बोला यहाँ जो आपका K3 है इनटू आपका जो के स्टार है, इन दोनों कांस्टेंट को हम क्या एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज के नॉट, ओके। तो हमने क्या किया, इन दोनों की प्लेस पे क्या पुट कर दिया, के नॉट। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस टाइप से ऑब्टेन होगी, और इसे हमने किसका नाम दिया, इक्वेशन थर्ड का नाम दिया, ठीक है। तो अब इतनी चीज को आप यहीं पे फिनिश कर दो, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। अब तो देखो अब ये आगे क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है ना, जो हमने रिएक्शन ऊपर कंसीडर की थी, देखो हमने ये रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर की थी कि a प्लस बी गिव्स ए बी स्टार, देन ए बी स्टार डिकम्पोज एंड गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं, हम यही रिएक्शन ले रहे हैं, देखो रिएक्शन हम सेम ही ले रहे हैं, लेकिन इस रिएक्शन में हम ये कंसीडर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ चल रहे हैं कि हमारा जो ए बी है, ये ए बी इंटरमीडिएट नहीं दे रहा, ये क्या है, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट दे रहा है, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी रिएक्शन कंसीडर करते हुए चलेंगे जहां पर ए प्लस बी तो होगा, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो होंगे, बट ये इंटरमीडिएट ना देके डायरेक्टली प्रोडक्ट देंगे, और उस रिएक्शन की हम लोग रेट कंसीडर करेंगे। तो सपोज हमने वही चीज लिखी है कि इफ हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, ए बी, और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने इंटरमीडिएट ना देते हुए डायरेक्टली हमको क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर हम इसकी रेट निकालेंगे, तो सपोज इसका रेट कांस्टेंट क्या है, के आर है, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, के आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये हो गया जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल मिल गई, के आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ओके। अब देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी सेम इक्वेशन के लिए, सेम रिएक्शन के लिए,
और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन आपकी उसी रिएक्शन के लिए, मतलब एक ही रिएक्शन के लिए हमारे पास दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन आ गई है। पहली जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, और दूसरी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम इक्वेशन के लिए है, तो इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन के क्या कर लेंगे, इक्वल रख देंगे। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो देखो हमारे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ से हमको क्या ऑब्टेन हुआ कि हमने ये वैल्यू यानी कि के आर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी, इसको किसके इक्वल रखा, के नॉट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए गामा ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी इंटू गामा बी डिवाइडेड बाई गामा ए बी, इसके इक्वल रखा। इतनी चीज क्लियर है। अब काटने वाली चीजों को काट लो। देखो कंसेंट्रेशन ऑफ ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी किससे कट हो गए, कंसेंट्रेशन ऑफ ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी से। तो हमें क्या बचा, सिर्फ के आर यानी कि ये रेट कांस्टेंट मिला, इंटू क्या मिला, के नॉट मिला, इंटू गामा ए इंटू गामा बी मिला, डिवाइडेड बाई गामा ए बी मिला। तो हमको कुछ इक्वेशन कुछ इस टाइप से यहाँ पर को ऑब्टेन हो गई। इतनी चीज क्लियर है, बस आपने इतना यहाँ पे करना है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या लेंगे, इस इक्वेशन के लिए सपोज इस इक्वेशन को मैं x बोलूं, इस इक्वेशन को हमने क्या लेना है, लॉग के फॉर्म में लेना है, यानी कि इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्या लेना है, लॉग लेना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग के आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग के आर, और ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ए बी मतलब ये वैल्यू हमारा ए है और ये पूरी वैल्यू हमारे किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो हम अगर लॉग लेंगे तो हम क्या बोलते हैं, ए बी का लॉग किसके इक्वल बोलते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग के नॉट प्लस आएगा बीच में और क्या बनेगा, लॉग गामा ए इंटू गामा बी डिवाइडेड बाई गामा ए बी। तो हमको इक्वेशन कुछ इसके करस्पॉन्डिंग मिल गई। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर को बन गई, ठीक है। अब देखो अब बस फिनिश होने वाला है आपका डेरिवेशन। अब आप एक चीज मुझे याद दिलाइए कि हमने जब स्टार्ट किया था अपना लेक्चर प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट पे, तो हमने क्या बोला था, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट आपको क्या बताता है, तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट के अंदर आप क्या देखते हैं कि कैसे आपके इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है। बट एक चीज आप मुझे बताइए, अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइट के आयनिक स्ट्रेंथ की बात की नहीं की, अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी की बात की, अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइट की गामा यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात की, पर अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइट की आयनिक स्ट्रेंथ यानी कि आई की बात नहीं की। तो अब हमने क्या करना है, हमने ए का यूज कर लिया, गामा का यूज कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की आयनिक स्ट्रेंथ और देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक स्ट्रेंथ रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे हमको क्या एक लिमिटिंग लॉ मिलता है जिसे आप बोलते हैं डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ। ओके, अब ये डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ आपका क्या करता है, देखिए ना, ये जो डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ है ये आपको एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन गामा एंड आई, यानी कि गामा मतलब आपको पता है क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। और आपका आई मतलब क्या होता है, आपकी आयनिक स्ट्रेंथ। तो देखो हमको पता है जो आपका काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट है, इसमें भी जो पर्टिकुलरली आपका प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट है, ये बात करता है कि कैसे आयनिक स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके रिएक्शन की रेट की वैल्यू अफेक्ट होती है। ये चीज हमने समझनी है, ठीक है। ये हमको कौन बोलता है, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट बोलता है। तो हमारा क्या है, हमारे पास आई की वैल्यू तो है नहीं, बट हमारे पास गामा की वैल्यू, हमारी ये फाइनल इक्वेशन जो हमको ऑब्टेन हुई इसमें हमारे पास गामा की वैल्यू है बट आई की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ का यूज करते हुए इस गामा की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आई की वैल्यू पे। तो जैसे ये आई की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे हमको पता चल जाएगा कि आई आपके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ क्या है, वही चीज लिखी है कि ये क्या है, आपको एक रिलेशनशिप देता है, रिलेट करता है किसको, एक्टिविटी कोफिशिएंट को किसके साथ, आयनिक स्ट्रेंथ के साथ। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस टाइप की होती है, एक मिनट रुकेगा, इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की आप देख सकते हैं। ये किसके इक्वल है, लॉग गामा इज इक्वल टू माइनस क्यू जेड अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, आई। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो ना यहाँ पे लॉग गामा का क्या मतलब है, देखो ना हमारी फाइनल इक्वेशन तो ये थी बट हमने इस इक्वेशन को क्या लिया, लॉग के फॉर्म में लिया। तो अब आपको समझ में हमने लॉग के फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि हमारे जो डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ है इसमें हमको गामा नहीं दिया हुआ है, हमको यहाँ लॉग गामा लिया हुआ है। तो हमको लॉग गामा की जरूरत है, तो हमने इस इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉग गामा दिया हुआ है, लॉग गामा आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप ए की बात करें तो ये बन जाएगा लॉग गामा ए, अगर आप बी की बात करें तो ये बन जाएगा लॉग गामा बी, अगर आप ए बी की बात करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग गामा ए बी में। इतनी चीज क्लियर आई। और ये लॉग गामा आपका क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट का लॉग। ओके, इसके बाद लिखा है माइनस क्यू। माइनस क्यू का क्या मतलब है, क्यू मतलब आपका क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। और जिसकी वैल्यू एट अ रूम टेम्परेचर किसके इक्वल होती है, अप्रॉक्स 0.51 के इक्वल होती है। ओके, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, फिक्स है। ओके,
और आपका जो ये Z है, ये Z आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? Z रिप्रेजेंट करता है चार्ज। हमको पता है A के ऊपर हमने चार्ज क्या कंसीडर किया था? ZA कंसीडर किया था। B के ऊपर चार्ज क्या कंसीडर किया था? ZB कंसीडर किया था। और AB के ऊपर कौन सा चार्ज हमने कंसीडर किया था? AB के ऊपर ZA प्लस ZB, हमने ये चार्ज यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं। तो Z मतलब क्या हो गया? आपके चार्ज की बात की, ठीक है। और I मतलब क्या हो जाता है? I मतलब होता है आपकी आयनिक स्ट्रेंथ। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको लॉग गामा और I के बीच में रिलेशनशिप मिल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? यहाँ पे जो आपको गामा A लिखा हुआ है, ये जो आपका लॉग गामा A है, इसके बदले आप क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। आपको यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे लॉग गामा A में कन्वर्ट कर दूं, ये देखो, इसको अगर मैंने A में कन्वर्ट कर दिया तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? Q तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, I भी मेरा कांस्टेंट है, वैल्यू नहीं पता, लेकिन Z की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Z A में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आए? तो मैं क्या करूंगी? इस लॉग गामा, ये इस वैल्यू के बदले लॉग गामा A के वैल्यू अब आप के बदले में क्या पुट करूंगी? माइनस Q ZA इंटू अंडर रूट I। इतनी चीज क्लियर आई? उसके बाद मैं क्या करूंगी? गामा B की वैल्यू पुट करूंगी। कैसे पुट करूंगी? यहाँ पर A हटा के क्या कर दूंगी? लॉग गामा B ले लूंगी। और अगर ये लॉग गामा B होगी तो Q भी अभी भी मेरा कांस्टेंट हुआ, I मेरा अभी भी कांस्टेंट हुआ, बट Z मेरा चार्ज क्या हो जाएगा? Z के बदले क्या हो जाएगा? ऊपर B आ जाएगा, यानी कि मेरा क्या बन जाएगा? ZB। तो ये जो मेरी वैल्यू मिलेगी उसको मैं कहाँ पुट करूंगी? यहाँ पुट करूंगी। अब सिमिलरली अगर मैं लॉग गामा AB की बात करूं, यानी कि यह वाली वैल्यू लूं, तो मैं इसे लॉग गामा AB में कन्वर्ट कर दूंगी और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? Q आपका कांस्टेंट, I आपका कांस्टेंट, Z क्या हो जाएगा? ZA प्लस ZB बन जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो देखो, जैसे आप ये वैल्यूज पुट करेंगे आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी। पहले आपने क्या देखा? देखो, लॉग के आर आपका एज इट इज है, लॉग के नॉट आपका एज इट इज है। बस आपने क्या किया है? लॉग गामा ए, गामा बी और गामा ए बी की वैल्यू आपने जस्ट यहाँ से पुट कर दी है, वैल्यू रखी और यहाँ पर को वैल्यू पुट करते रहे। और के और आई आपका देखो बाहर है, ये दोनों आपके कांस्टेंट है, बस अंदर आपकी चार्ज की वैल्यू आपने पुट की हुई है, ठीक है। तो जैसे आप इसे पुट करेंगे और सॉल्व करते रहेंगे तो आपको एक फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखो, मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ बार बार क्योंकि घिचट पिचट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको फाइनल इक्वेशन दे रही हूँ। जब आप Q की वैल्यू भी पुट करेंगे, Q की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0.51 की इक्वल होती है। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 0.51, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.102। ओके, तो ये वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आपको किसके इक्वल मिलेगी? log के आर इज इक्वल टू log के नॉट प्लस 1.02 और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है? चार ZA प्लस ZB इंटू आपको क्या मिला है? रूट I। तो ये इक्वेशन आपको फाइनली यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी जब आप यहाँ पर डिबाई-हक्कर लिमिटिंग लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन अगर आपको फाइनली ऑब्टेन होगी तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट का रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। और इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड-विलियम इक्वेशन भी बोलते हैं। और ये इक्वेशन क्या आपको रिलेशनशिप देती है? I और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। कैसे देती है? देखो ना, log के आर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे आपका के आर आपका क्या, हमने यहाँ पे के आर क्या लिया था? रेट कांस्टेंट लिया था। देख लो, के आर आपका क्या? रेट कांस्टेंट है। तो ये आपका के आर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब log के नॉट को आप छोड़ दो, ये वैल्यू छोड़ दो, चार्ज की वैल्यू छोड़ दो। अब यहाँ पे आपको क्या मिला? रूट आई। रूट आई मतलब क्या है? ये आपको आयनिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? इन दोनों के बीच में, यानी कि कांस्टेंट और आयनिक स्ट्रेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि के आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जितना ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे को क्या करते हैं? इस रिलेशनशिप को, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को समझने के लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि किसके इक्वल होता है। आप देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ किसके बीच में मिलेगा? आपको पता है log के आर और रूट आई के बीच में मिलेगा। और जो कि आपको एक स्ट्रेट लाइन का कर्व देखने को मिलेगा और वहां पे आपको एक स्लोप की वैल्यू भी मिलेगी, एक स्लोप भी देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0.02 इंटू आपका ZA इंटू ZB के इक्वल होगी, ठीक है। अब आपका ग्राफ कुछ किस टाइप का होता है? आप जिस यहाँ देखो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शो कराया था, तो आसान सा ग्राफ है। देखो ये क्या बोल रहा है, सुनिएगा। ये बोल रहा है आपने यहाँ पर को वर्टिकल कोऑर्डिनेट पे क्या लिया है? log के आर। log के आर मतलब रेट की यहाँ पे बात करिए, के आर मतलब रेट कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, ठीक है। और आपका जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है इसमें आपने आयनिक स्ट्रेंथ की बात की है, और आयनिक स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे आपने किसकी बात की है? इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की है, ठीक है। अब देखो, जैसे आप इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, आपको यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये तीनों स्ट्रेट लाइन क्या अलग अलग डायरेक्शन में डाल रही है, और आप यहाँ पर लाइंस को देख के समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? देखो, जो लाइन आपको ऊपर की ओर जा रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि आपका क्या है? आयनिक स्ट्रेंथ के साथ साथ, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ
आपके रेट की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू अगर ऊपर को जा रही है, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बढ़ रहा है। ओके, अगर ये लाइन आपकी अगर स्ट्रेट है यानी कि कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आपकी क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। ठीक है, और एक बार आपके लाइन नीचे को गई है, इट मींस क्या हो रहा है, ये क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू घट रही है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से आपके रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कभी बढ़ भी रही है, कभी कांस्टेंट भी हो रही है, कभी घट भी रही है। इट मींस क्या है कि आपके अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अलग अलग तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सुनिएगा। पहली कंडीशन ये बोल रहा है कि सपोज, पहली कंडीशन मैं अभी यहाँ पर को पढ़ के आपको सुनाऊंगी। ये बोल रहा है सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस है, उनकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम टाइप की है। या फिर आप बोल सकते हो अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट में जो आपके आयंस है उनका जो चार्ज है वो सिमिलर चार्ज है, तो सिमिलर चार्ज होने की वजह से आपको जो ओवरऑल चार्ज की वैल्यू मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अगर अपने इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस प्रेजेंट है उनके चार्ज की वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव मिल रही है, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज होने के साथ क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो जब आपका ZA और ZB आपको पता है ना क्या है, ए भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ए के लिए चार्ज क्या था, ZA, और बी के लिए चार्ज क्या था, ZB। तो अगर इन दोनों की वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव मिलेगी, तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि आपका इस इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन की वजह से आपके रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इतनी चीज क्लियर आई। लेकिन सेकेंडली क्या बोल रही है कि अगर इन दोनों के चार्ज का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा, तो उस केस में अगर आप इस इलेक्ट्रोलाइट को रिएक्शन में ऐड भी कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, और लेकिन अगर आपका ए और बी का जो चार्ज है, ZA प्लस ZB, अगर इनकी वैल्यू अगर आपको नेगेटिव देखने को मिली, तो उस केस में क्या होगा, जितना आप इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू में आपको क्या है, डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी घटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक ही इलेक्ट्रोलाइट, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अगर उनके चार्ज की वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव मिल रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अगर 0 मिल रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट को आप जितना भी ऐड कर दो रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव मिल रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट आप जितना ऐड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू उतनी ही घटेगी। वही चीज इसने यहाँ पर को पॉइंट में लिखा है, सुनिएगा ये क्या बोल रहा है। फर्स्टली ये बोल रहा है इफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ सिमिलर चार्ज आयन, अगर आपकी रिएक्शन में सिमिलर चार्ज आयन आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि ZA और ZB का चार्ज आपको किसके इक्वल मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो उस केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी जो कि आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन शो करती है। ठीक है, तो आपको क्या एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग। ओके, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किसके करस्पॉन्डिंग, जितना आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कर रहे हो। ये कब होगा, जब आपके इलेक्ट्रोलाइट का जो चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी चीज क्लियर आई। सिमिलरली सेकेंड लाइन आपको क्या बोल रही है, ये बोल रही है इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट आर न्यूट्रल, सपोज कीजिए आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, तो जिसकी वजह से आपको ZA और ZB का चार्ज किसके इक्वल मिल रहा है, 0 के इक्वल अगर मिल गया, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि रिएक्शन का जो रेट है वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि ये क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के करस्पॉन्डिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप कितनी भी आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ा लो, कितना भी इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा लो, आपके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लास्टली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ अपोजिट चार्ज स्पीसीज इन अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि ZA और ZB विल बी अ नेगेटिव। तो ये बोल रहा है कि सपोज आपकी रिएक्शन में एक ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिनके बीच में जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज है, यानी कि जब भी आप उनको ऐड करोगे तो आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो अगर आपको वैल्यू नेगेटिव मिली, इट मींस क्या होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है, जितना ज्यादा आप न्यू मतलब यहाँ पे अगेन आपका क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा आप आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जितना ही ज्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग की उनका चार्ज किस टाइप का, उनकी आयनिक स्ट्रेंथ किस टाइप की है, उसके बेसिस पे क्या है आपको, ये देखो आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू किस टाइप की है, उसके बेसिस पे आपकी रिएक्शन की रेट अफेक्ट होती है। तो ये चीज, ये रिलेशनशिप किसने दिया था, प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट ने दिया था। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, वही पॉइंट मैंने यहाँ एज इट इज लिखे हुए हैं, आप इनको लिखिएगा। बाकी क्या है, लास्टली आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है
जिसमें आपको ये शो कराया हुआ है कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, देखो आयनिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनसे अगर आपकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको किस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहली रिएक्शन में आप देख सकते हैं H2OH 2 नेगेटिव लिया हुआ है और साथ ही साथ आपका I नेगेटिव लिया है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों के लिए, ये जो दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज है इनके ऊपर सेम चार्ज है, इसका भी 2 नेगेटिव है, इसका 1 नेगेटिव है। तो हमको पता है जब सेम चार्ज स्पीसीज होता है, देखो हमने बोला था जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास सिमिलर चार्ज के आयंस होंगे तो वहां पे आपको इनका जो ओवरऑल चार्ज है वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव मिलने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी जितना ज्यादा आप इनका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो ये बोल रहा है ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनसे आपको प्रोडक्ट मिला, तो इनका जो चार्ज है अगर आप इसका और इसका चार्ज ऐड करोगे ये किसके इक्वल आएगा, +2 के इक्वल आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर चार्ज आपका पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना आप आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ेगी। ठीक है, सेकेंडली दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है, CH3COC2H5। इसके ऊपर देखो ये आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इट मींस ये न्यूट्रल है। इसके साथ एक दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि आपका नेगेटिव चार्ज का है। तो हमने क्या बोला था कि अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। हमने बोला अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, तो उस केस में इनका जो चार्ज आएगा ओवरऑल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर चार्ज आपका 0 है तो ये वाला जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंट है किसके टुवर्ड्स, आयनिक स्ट्रेंथ के टुवर्ड्स। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपका कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो यहाँ ZA + ZB किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इट मींस यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होगी किसके, आयनिक स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन। आप जितना इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाना चाहते हो, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा लो, लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन के रेट में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट एग्जांपल किसका है, CONH3 का होल 5 Br2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं ये पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अपोजिट चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव है, एक के पास नेगेटिव है। तो हमने क्या बोला था, जब अगर आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अपोजिट चार्ज होंगे, दोनों अपोजिट चार्ज कैरी करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे को क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप क्या है आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो देखो इनके लिए जब आप इनके चार्ज को ऐड करेंगे ZA + ZB, तो आपको यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो -2 के इक्वल मिलेगी। इट मींस वैल्यू आपकी क्या है, डाउन जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका घटेगा जितना ज्यादा आप आयनिक स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो हमने क्या है, ये 3 एग्जांपल यहाँ पर को पुट करना है जो कि शो कर रहा है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो रही है बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन। ओके, अब लास्टली यहाँ पे क्या बोल रखा है, बोल रहा है सो इन अ प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। तो प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट में हमने क्या देखा कि ऑन एडिशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट और वेरिएशन ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ अफेक्ट द एक्टिविटी कोफिशिएंट, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट में क्या देखा कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हैं, तो हमारी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू अफेक्ट हो रही है, और जैसे जैसे आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू अफेक्ट हो रही है वैसे वैसे हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट जो कि आपका गामा, ये अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। और जैसे आपका गामा अफेक्ट हो रहा है वैसे ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है, और इन गामा की वजह से, एक्टिविटी कोफिशिएंट की वजह से, रेट ऑफ की आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन की वजह से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होती है। ये चीज आपके किसने बताया था, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और यही चीज आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये चीज यहीं तक है, इतने में हमने इसे फिनिश करना है। तो देखिए आज के लेक्चर पे हमने बात की प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट पे, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट पे। ठीक है, तो लेंथी हो गया लेक्चर आई थिंक, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।